तो बच्चों अब प्रमेय 3 हो गया था, अब मैं प्रमेय 4 की बात कर रही हूँ। प्रमेय 4 का मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ दे रही हूँ। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। अब मैंने ये इसकी हिंट आपको पिछले वाले प्रमेय में ही दे दी थी कि मैंने पिछले प्रमेय में क्या बताया था आपको। रुकिए एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। पिछले प्रमेय में ही मैंने आपको ए कसौटी और ए कसौटी बता दी थी। मैंने क्या बताया था कि जब तीनों त्रिभुज का योग ही बराबर होता है, जैसे कि 3 त्रिभुज हैं। चलो इसको मैं आगे बताती हूँ। मैंने इसका हिंट पिछले ही कसौटी में दे दी थी कि कसौटी को इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, फिर आप इसको करिएगा। जैसे ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज के सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। और अगर ऐसी तीसरा ट्रायंगल ले लिया जाए तो उसमें भी क्या होगा? डी ई एफ में भी क्या होगा? एंगल डी माइनस एंगल ई। अब आपको क्या पता है? एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो फिर एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो ये फिर कसौटी तो पहली वाली कसौटी की तरह ही हो गई। फिर आप बाकी अब आप इसको अपनी तरह से करिए, ये पहले जैसी ही हो गई। इसीलिए ए कसौटी और ए कसौटी सेम होती है, ठीक है। इसलिए अब मैं इसको छोड़ के, पर आपको इसको कॉपी में लिखना है। अब मैं इसको छोड़ के प्रमेय 5 में जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ दे रही हूँ। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। और इस कसौटी को क्या बोलते हैं? इस कसौटी को हम लोग बोलते हैं एस कसौटी। इसे त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी कहा जाता है, ठीक है। अब आपने ये पिछले वाले कसौटी का उल्टा है। पिछली कसौटी में आपको क्या था? पिछली कसौटी में आपका ये था कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर थे, तब आपको प्रूफ करना था कि ये समरूप होंगे। अब इसमें क्या है? अब आपका ये है कि ये समानुपाती हैं, तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये समरूप होंगे, ठीक है। तो अब आपको इसमें दिया क्या हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ज्ञात है, क्या ज्ञात है ये लिखना पड़ेगा। समानुपाती हैं, समान अनुपात है, सबका लिख दीजिए यही चीज़। ये चीज़ तो दी हुई है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो वही करना है कि ये समरूप है। हम इसको भी ऐसे ही शॉर्टकट में ही लिखेंगे। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर उत्पत्ति यानी कि अब दिखाते हैं कि पूरा कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है, ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज टी ई एफ है त्रिभुज। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? जैसे पहले भी एक पॉइंट पी लिया था कि ए बी बराबर डी पी हो, एक पॉइंट पी लिया। अब यहाँ एक पॉइंट क्यू लिया कि ए सी बराबर डी क्यू होगा, फिर इस रेखा को मिला दिया, ठीक है। पिछले में मैंने आपसे प्रूफ करवाया था, अगर आपको याद है, कि ये दोनों समान रेखाएं समांतर निकलती हैं। अब इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ये मैंने बता दिया था। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर है। तब आपको इससे क्या पता चलता है कि ये त्रिभुज डी पी क्यू, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि इनके एंगल बराबर हैं। किस कसौटी से? ए कसौटी से, जो अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा है। ये देखिए, ये तो ऊपर ही लिखी हुई है ए कसौटी। इसी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? समानुपाती होंगे, समान अनुपात लिख दिया। अब डी पी बराबर ए बी है तो हमने ए बी लिख दिया। ये दोनों बराबर थे ना, ये थे डी पी बराबर ए बी।
क्या किया, पी क्यू बराबर ये, और यहाँ से आपका क्या था, ए बी बाई डी क्या था, बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने इसको भी यहाँ लिख दिया बी सी अपॉन ई एफ। तो यहाँ से क्या आ गया, पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू बराबर बी सी आ गया। तो हम क्या देखेंगे, अब ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी और डी पी क्यू में। इसमें क्या है, हमारा ए बी और डी पी तो बराबर लिया ही था हमने, ए सी और डी क्यू भी बराबर लिया था, और अब बी सी और पी क्यू भी बराबर आ गया। अब ये क्या हो गया, एस एस एस, सर्वांग समता का याद है आपको, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, यानी कि ये ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब क्या हुआ, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों समीकरण देखिए आप, ये पहला समीकरण जिसमें ट्रायंगल डी पी क्यू और डी एफ समरूप थे, और ये दूसरा जिसमें ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांग सम है। इन दोनों से क्या पता चलता है कि, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो डी पी क्यू है, मैं इस थ्योरम का अलग से नोट्स आप लोगों को भिजवा दूंगी, इसकी चिंता मत करिए, ठीक है। ये जो डी पी क्यू है और डी ई एफ, कहाँ गया, डी पी क्यू और डी ई एफ, ये सिमिलर भी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डी पी क्यू डी ई एफ, ठीक है, ये तो पहले से ही थे सिमिलर, ठीक है। अब क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये देखिए डी पी क्यू इसके भी है और ए बी सी, आप इन दोनों समीकरण से पता कर सकते हैं ना कि ए बी सी इसके भी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर मतलब क्या था, समरूप, इसका सिमिलर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों से आपको पता चल जाएगा, समरूप हो गया। मैंने ये दोनों लिखे भी हैं यहाँ पे, डी पी क्यू और डी पी क्यू समरूप है डी ई एफ के, तो ए बी सी और डी ई एफ भी समरूप होगा, यही हमें प्रूफ करना था। और लास्ट में जब आपका प्रूव हो जाएगा पूरा, तो फिर आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा इति सिद्धम, ब्लैक पेन से लिखिएगा। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपका मान लीजिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 1-2 पॉइंट मिस हो गया, आपको नहीं आ रहा है, तो आपने जितना लिखा उतना लिख के आखिरी में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, बस ब्लैक पेन से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पढ़े बैठ के। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल के एग्ज़ाम में भी यही कर रहे हैं, मेरे सामने भी यही कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ूंगी, मैं तो समझ जाऊँगी। मैंने ये चीज़ आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बताई, और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ और कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मैं अगले वीडियो में आपको दूसरा थ्योरम पढ़ाऊँगी।